आज हम राजस्थान के एक गांव में आए हुए हैं और बहुत ज़ोर शोर से किसानों का जो सिंघू बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन सड़क रोक अभियान चल रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उनकी एक मांग है कि एमएसपी पे गारंटी हो और फसल जो है सारी एमएसपी पे ख़रीदी जाए। तो आज इसी पे हम सीधी सीधी चर्चा करेंगे उन सब लोगों से जो आज मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। सारे ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, खेत खलिहान से जुड़े हुए लोग हैं। तो इनकी क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं ज़रा परिचय करा दूं। मेरी तरफ जो मेरी साइड में, इधर राइट साइड में जो बैठे हैं, ये चौधरी बलबीर सिंह हैं। ये चौधरी बलबीर सिंह हैं और उनसे आगे जो बैठे हुए हैं ये राज सिंह हैं। इधर रामकरण मीना साहब बैठे हैं और उमेद राठी साहब बैठे हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं राठी साहब से ही सवाल करता हूं कि राठी साहब ये बताएं कि ये जो समर्थन मूल्य के ऊपर बैठे हैं एमएसपी पे, ये 23 फसलों के लिए इनका ये आंदोलन चल रहा है। तो क्या किसान वही हैं जो ये 23 फसलें उगाते हैं? इसके अलावा जो किसान देश भर में कहीं भी है जो दूध पैदा करता है, क्या वो किसान नहीं है? बहुत सारे लोग हैं केवल दूध उत्पादन के ही ऊपर निर्भर करते हैं। जो मछली का उत्पादन करते हैं, क्या वो किसान नहीं हैं? जो और चीज़ें, अंडा का और चीज़ों का उत्पादन करते हैं, क्या वो किसान नहीं है? और क्या उनको ऐसे समर्थन मूल्य की आवश्यकता नहीं है? राठी साहब। बिल्कुल आवश्यकता है सर। जैसे कि आपने बताया कि 23 उत्पादों पर किसानों के एमएसपी है और ये सभी में मांग रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। सरकार की भी मजबूरियां होता है। एक जीडीपी होती है जो जितना भी खर्च कर सकती है सरकार साल के अंदर, तो उस पर अगर जो इतना ज़्यादा उसी पे एमएसपी दे देंगे तो और भी डिपार्टमेंट है उनको भी जो ना सैलरी देसी, जैसे हमारी सेना है उसको भी जो ना चाहिए। उसमें रक्षा के सौदे में भी जो ना ज़रूरी है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे आपने बताया अभी कि और भी है, जैसे लघु उद्योग किसान से ही जुड़े हुए हैं, वो भी उत्पाद करते हैं। उत्पादन तो जैसे एक जो ना प्रजापति है, मटके का काम है उसका, वो भी उसका प्रोडक्ट है, तो उसको भी चाहिए। इसी प्रकार दूसरे हैं, कारपेंटर हैं। अब तो नहीं, अब तो कम आधुनिक उपकरण आ गए, नहीं तो पहले तो किसान से जुड़ा हुआ था। हल वगैरह बनाते थे जितने भी, वो कारपेंटर बनाते थे किसानों के लिए। नहीं, जो गांव में हमारे छोटे मोटे धंधे करते हैं और भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, गांव में लगभग 50% से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन है ही नहीं और वो छोटे मोटे काम करते हैं। कोई, जैसा आपने बताया कि कुम्हार का काम कर रहा है, कोई दूध का काम कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है। तो उनके जो हित हैं उनकी रक्षा कैसे की जाए? वो तो साल भर जो अनाज है उसको बाज़ार से ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं। अगर ख़रीद का मूल्य इतना बढ़ गया तो क्या उनके जनजीवन पे असर नहीं पड़ेगा? वो भी तो गांव के वासी। हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा सर, क्योंकि अगर जो इसका मूल्य बढ़ा तो उनको ख़रीद के खाते हैं वो भी अनाज, तो उनको भी जो ना ज़्यादा मूल्य में जो ना वो ख़रीदना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। और सरकार कहाँ तक उनको सब्सिडी दे सकती है? ये भी एक जो ना सीमा होती है। हर प्रोडक्ट पे तो जो ना एमएसपी या जो ना वो नहीं दे सकते। ये 1961 में एमएसपी आई और लगातार ये बातें चल रही हैं। तो ये बार बार आए, पिछली बार आए, इन्होंने कहा कि 3 काले कानून वापस करो। हालांकि ये बड़ा मतभेद है। यहाँ पे कुछ किसानों ने इकट्ठा होकर कहा कि वो जो तीनों कानून थे वो बड़े हित के कानून थे, क्योंकि
चाहे महेंद्र सिंह टिकैत हों, चाहे चौधरी चरण सिंह हों, उन्होंने हमेशा जो किसान के उत्पाद के बीच में बिचौलिया थे उनको हटाने की बात की, और वो तीनों कानून ऐसे थे कि बीच के बिचौलिया को हटाते थे। चलो वो हटा दिया। अब ये लोग एक ऐसी असंभव सी चीज़ को लेके आए हैं, तो इसमें क्या जो ग्रामीण आंचल में लोग रहते हैं उनको इन लोगों का जवाब नहीं देना चाहिए क्या? बिल्कुल जवाब देना चाहिए सर इसका, क्योंकि जो संभव नहीं है, जो असंभव चीज़ है, उसको कैसे लागू कर दिया जाए। और कोई भी सरकार आ जाए, किसी पार्टी की सरकार आ जाए, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि उसको दूसरी चीज़ों पे जो ना फिर जो ना कहीं वो करना पड़ेगा अपना जी हाँ बजट पे जो ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। वो बात ठीक है कि केवल सरकार के लिए यही काम नहीं है। तो अब मैं चौधरी बलबीर सिंह से पूछूंगा, इसको मुंह के पास रख, मैं बलबीर सिंह से पूछूंगा कि आप ये बताएं कि जैसा इन्होंने कहा, अगर बजट का हम टोटल बजट का देखें, एक बड़ा भाग है, तकरीबन अगर इस पे खर्च होगा तो 40 से लेके और 50 लाख करोड़ रुपया एमएसपी देने पे खर्च हो जाएगा। तो ये जो 50-60% है केवल एमएसपी पे, ये कितना न्याय उचित है कि बजट का इतना बड़ा हिस्सा केवल एमएसपी पे दिया जाए? ये सर बिल्कुल उचित नहीं है। सरकार, मौजूदा सरकार विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रही है, और उन्होंने डेट भी फिक्स कर दी है कि 1947 तक भारत विकसित देश हो जाएगा। अगर इसी तरह खर्चा 60% बजट एमएसपी पे खर्चा किया जाएगा तो बाकी जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो सारे बंद हो जाएंगे और सरकार देश को विकसित नहीं कर पाएगी। इसलिए ये बिल्कुल संभव नहीं है कि किसानों के लिए 60% बजट किया जाए और बाकी सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए बाकी बजट खर्च किया जाए। तो ये एक असंभव डिमांड है जो 1961 से पेंडिंग है, और कोई भी सरकार इसको अभी तक नहीं लागू कर पाई और कर भी नहीं पाएगी। अब जैसे वर्तमान सरकार की बात करें तो वर्तमान सरकार ने जो ख़रीदारी की, अगर हम उसे 2014 से पहले की ख़रीदारी और अब की ख़रीदारी देखें तो एमएसपी पे जो ख़रीदारी हुई है लगभग डबल से भी ज़्यादा अनाज ख़रीदा गया और एमएसपी का मूल्य भी काफ़ी बढ़ाया गया। अब इसको और आगे दबाव डालना कितना उचित है? ये इस तरह से सरकार को दबाव डालना बिल्कुल उचित नहीं है। सरकार ने जितना कर सकती संभव हुआ है वो किया है और भी करने को तैयार है, लेकिन सरकार की भी लिमिट है कि कितना वो खरीद सकती है, कितना स्टोर कर सकती है। उसके बाद जो बचा हुआ अनाज होगा वो तो मार्केट में ही बेचना पड़ेगा किसान को। सारा सरकार कभी कोई भी सरकार नहीं खरीद पाएगी। अच्छा, एक चौधरी साहब, एक और छोटा सा सवाल है कि कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि हम सरकार से ये नहीं कह रहे कि वो सारी फसल को ख़रीदे। वो कह रहे हैं कि आप जितना ख़रीदना चाहे उतना ख़रीद लें, पर आप ये बाज़ार के ऊपर लागू कर दें कि जो एमएसपी सरकार तय करेगी उससे कम बाज़ार में कोई भी आदमी इन 23 फसलों का जो मूल्य है वो कम नहीं करेगा। इस बात की गारंटी चाहिए। तो ये कितना व्यवहारिक है? ये सर बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है कि हर आदमी का अपना अधिकार है कि वो किसी को खरीदना चाहता है तो वो साथ तक उसकी जो लिमिट है खरीद पैसे की उतनी में ही खरीद पड़ेगा। ज़बरदस्ती उससे ये नहीं कहा जा सकता कि आप इतने में ही खरीदो, और नहीं तो आपके खिलाफ लीगल, जैसे ये मांग कर रहे हैं कि कानून बनाया जाए तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। ये बिल्कुल संभव नहीं है। ये और लोगों के प्रति बिल्कुल गलत होगा। अच्छा, आप से एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे हमारे किसान भाइयों ने कहा कि इन 23 फसलों पे एमएसपी लागू हो, इसी तरह से
और जो वर्ग है पूरे भारतवर्ष में, वो सब अपने अपने उत्पाद की इस तरह से गारंटी मांगे। जो भी कोई बना रहा है तो हर चीज़ के रेट फिक्स कर दे सरकार। क्या सारे रेट फिक्स करके हम एक कम्युनिज्म की तरफ नहीं बढ़ रहे? एक फ्री इकोनॉमी से, एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था से एक बंधवा कम्युनिस्ट व्यवस्था की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? बिल्कुल आपका ठीक कह रहे हैं आप। अगर सरकार ये ऐसा स्टेप उठाएगी तो बिल्कुल ये कंट्रोल इकोनॉमी हो जाएगी, जो बिल्कुल गलत है और व्यवहारिक नहीं है। वो प्रजातंत्र में तो हाँ, असंभव सा ही है। बिल्कुल। तो ये आपने कहा, अब मैं अगला सवाल चौधरी राज सिंह से करूँगा। चौधरी राज सिंह, आप मुझे केवल ये बताएं कि ये जो इस समय आए हैं कि जब इलेक्शन, जनरल इलेक्शन लोकसभा बिल्कुल नज़दीक है, और जिस तरह से ये लोग यहाँ पे इनकी टाइमिंग है, इनने जो वक्त तय किया है कि अभी आएँ, तो क्या ये आपको लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है? पहले तो मेरा सब भाइयों को नमस्कार। वैसे इलेक्शन से पहले ही जो ना इनको पंजाब वालों को याद आता है, अगर इलेक्शन से पहले कि भाई चलो ये धरने प्रदर्शन करना, अरे इनसे ये पूछो 1-1 करोड़ के ट्रैक्टर ले गए कि कहाँ से किसान है, किसने किसान बना दिया उनको, किस पे 1-1 करोड़ के ट्रैक्टर, ये तो टैंकर बना के लेकर आ रहे हैं, टैंक बना के। ये तो देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये इलेक्शन से पहले इनको ये यादें आती है, उससे पहले कुछ ये कर ही नहीं पाते। ये जो 6-6 महीने का राशन लेके आए हैं, और जो ट्रक आपने भी देखे होंगे जो टीवी पे, विजुअल पे, इंटरनेट पे, क्या आपको लगता है कि किसान के पास ऐसे ट्रक और ऐसी व्यवस्था है कि 6-6 महीने का खाना ही नहीं, राशन ही नहीं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बहुत उच्च वर्ग इस्तेमाल करता है, उसको लेके यहाँ पे आए हुए हैं? तो क्या आपको लगते हैं कि ये किसान जैसे हैं? किसानों के पास तो 1-1 महीने के लिए खाने के लिए, घर में बच्चे पालने के लिए नहीं है। ये तो अपना वहाँ पे 10-10 हज़ार आदमियों को खाना साथ लेके चल रहे हैं, तो पब्लिक को भड़काने के लिए। देशद्रोही हैं ये तो पक्के। ये किसान नहीं है, ये देशद्रोही हैं। ये देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इनका कोई वो नहीं है कि भाई हम ये करने के लिए कि भाई किसान है। किसान तो उनमें एक भी नहीं है, सारे किराए के हैं जितने भी लोग बाग आ रहे हैं। नहीं, आप ये बताएं कि जिस तरह से पंजाब से ये चले, और पंजाब सरकार जो आप पार्टी की है, और वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, उन भगवंत सिंह मान ने इनको बजाय रोकने के कि दिल्ली जाएं, वहाँ पे बदअमनी फैलाएं, उनको सुविधाएं दी और हरियाणा के पाले में डाल दिया, और हरियाणा सरकार को इन्होंने मजबूर कर दिया। तो ये सब जो आपको दिखता है, इसमें कहीं कुछ राजनीति की बू नहीं आ रही? ये राजनीति की बू इतनी ज़बरदस्त आ रही है जी। ये केजरीवाल तो देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ये तो केजरीवाल की पूरी राजनीति है कि भाई तुम यहाँ से दिल्ली में बढ़ाओ तो पैसे दे देगा, उनको भेज रहे हैं। वो ट्रैक्टर वो किसानों के थोड़ी हैं, वो सारे अमीर लोगों ने ट्रैक्टर बना के उनको। किसान, ये दूसरी बात है कि कुछ संगठन इनके पीछे हैं और वो अपना इसका राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे हैं, पर ये उनको राजनीतिक फ़ायदा उठाने दे रहे हैं। ये जो है ये गंभीर बात है। ये गंभीर है। केजरीवाल को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए केजरीवाल को जी। कि इनको जो दिल्ली में घुसा के, और वहाँ लोगों को इतनी समस्याएं हो रही हैं, लोग आगे अपनी नौकरी पे नहीं जा रहे, इतने परेशान हैं, वो बच्चे नहीं पाल सकते। एक दिन अगर नौकरी पे नहीं गए तो उनके घर में खाने को नहीं है। इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है जी, बिल्कुल। और अब मैं बात करूँगा रामकरण मीणा जी से, जिनके खेत खलियान में हम यहाँ पे आए हुए हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। और तो इनसे मैं एक सवाल जो पूछूंगा वो ये है कि किसान तो पूरे भारतवर्ष में है। ये किसी एक राज्य के किसान ही प्रभावित हुए, और वो भी उस राज्य के जिसके किसान सबसे उन्नत है,
और किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, केवल एक ही राज्य के जो सबसे उन्नत किसान हैं उनको ही क्यों प्रभावित कर रहा है इतना? तो इसके पीछे क्या विचार है, क्या चीज़ है, आप हमें बताएं। अवाना साहब देखो, ये आपने बहुत ठीक बताया कि एक ही पर्टिकुलर जो पिछला आंदोलन हमने देखा वो भी पंजाब से स्टार्ट हुआ, जो भी बहुत प्रोस्परस किसान हैं वहाँ आकर के ये वो आ रहे हैं, उन्हें फिर हरियाणा के हैं वो उसके नेक्स्ट आते हैं, वो आते हैं। बाकी स्टेट जितनी भी हैं उसमें ये जरूरी है कि यहाँ ही किसान है, हर जगह किसान हैं, यही किसान वहाँ से आकर क्यों करते हैं। दूसरी बात ये है कि हर आदमी को अपना राइट्स है कि भाई आप उसका पीसफुल आप धरना दो या आपकी डिमांड रखो, कहीं नहीं करो। ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी आकर के हाईवे रोक ले और दिल्ली में आकर आ जाए, अपनी अपनी कैपिटल है वहाँ पे देखे, वहाँ सारी बात करें। तो ये तो सारी मतलब बेकार की। आपने पीछे दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन पिछली बार हुआ था और कई महीनों तक दिल्ली को रोक के रखा था, तो आपने भी उस वक्त ये सब देखा होगा, और अब भी जिस मंशा से ये आया, तो ऐसे किसानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हमारा साहब बिल्कुल क्लियर संदेश देना चाहता हूँ कि ये कोई, क्योंकि आप जो हाईवे रोक रहे हो उस पर ट्रक्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हर दिन से आ रहे हैं, वो डाइवर्ट होके जा रहे हैं, उनका फ्यूल कंजप्शन हो रहा है, उनके डिले हो रहा है, सारी बातें तो इकोनॉमी पे तो यही असर पड़ रहा है। इनको करना है सारी बात, तो यही क्यों? हर आदमी जो पूरा हाईवे को रोकने का तो किसी का अधिकार है ही नहीं ना। आप अपनी कैपिटल में जाओ, पीसफुल करो, जो भी डिमांड है सारी करो। डिमांड आपने दिख रही, गवर्नमेंट आपकी कंसिडर कर रही है सारी बात, तो लेकिन आप एग्रेसिव होकर के इतना 6 महीने का लेकर के ये आकर के हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि आम आदमी ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? जो धाड़ी मजदूर है, जो डेली अपने वेज अर्नर है, उनको इतना दूर दूर से घूम के आना पड़ रहा है, और उनको बेचारों के पास में जो रोज़ का रोज़ कमाते हैं उनको इतना बड़ा असर हो रहा है। और जो सामान है जो दिल्ली जाना है उन रास्तों से या और शहरों में जा रहा है, तो उसकी सप्लाई लिए लोग वहाँ पे खड़े हैं बॉर्डर पे, और उसकी वजह से उन चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। एक आम आदमी के जो कीमत है उससे पहुँच से ज़्यादा जा रहा है। तो क्या वो लोग जिनका प्रोडक्ट उसमें रखा हुआ है, क्या वो लोग जो है प्रभावित नहीं हो रहे हैं? हमारा साहब बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं। आप देखिए ना, एक जो सामान आ रहा है बॉम्बे से चल रहा है, दिल्ली पहुंचने में उसको 2 दिन लगते हैं, अब 6 दिन लग रहे हैं, 7 दिन लग रहे हैं। जो मालिक है उसको तो उसकी कॉस्ट बढ़ा देगा, कॉस्ट बढ़ाने के बाद जब मार्केट में जाएगा तो नेचुरली उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। अब असर तो पड़ा कॉमन आदमी पे ना, उन पर क्या पड़ा? उनको अपने फ्यूल का कंजप वो मिल गया, उनको भाड़ा मिल गया। एक गरीब आदमी, मैं जाऊँगा तो टमाटर लूँगा कि जी वो 20 रुपये किलो है, वो निकाह जी तो ट्रक की वो सप्लाई बंद है, वो अभी 50 रुपये के, तो कॉमन मैन तो बढ़ गया ना उस पर। तो ये जो भी बात मैंने जब बताया आपको कि अधिकार सबको है, डिमांड रखें, सारी बात करें, गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है, लेकिन आपको ये कि घड़ी घड़ी आकर के इसको हाईवे पे रोक लो, ये कर लो, वो कर लो, ये तो इकोनॉमी को ज़्यादा अफेक्ट करेगा, और ये लोक हित में भी नहीं है, और ये इनके फंडामेंटल उसमें भी नहीं है कि आप हाईवे, भाई इसका अधिकार है कि हम वो पीसफुल प्रदर्शन करें, लेकिन मेरा अधिकार है कि मैं पीसफुल जाऊं, मेरे को टाइम है, मेरे को रेल पकड़नी है, मेरे को वो पकड़ना है, मेरे को कोई आदमी बीमार है, रास्ते में एम्बुलेंस वगैरह है, तो ये तो इनका कोई वो है ना। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे और बताइए। अभी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसके नेता श्री राहुल गांधी ने अभी कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो वो एमएसपी की गारंटी देंगे। तो जो बात उन्होंने कही है वो किस तरह से, अगर मान लिया जाए कांग्रेस सत्ता में आ जाए, तो क्या वो अपने बजट का 60-70% खर्च करेगी या बाज़ार को मजबूर करेगी कि वो उसी रेट पे ले? इसका कोई समाधान या कोई तरीका है? नहीं हमारा साहब देखो, ये स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट आई थी वो तो कांग्रेस के शासन में आई थी ना, उन्होंने किया था सारा कि भाई ये सारी एमएसपी डिमांड तब भी थी, अगर मान लो ये आज कर रहे हैं तो तभी कर देना चाहिए था इनको। 10 साल तकरीबन उनके पास रही, उनके पास रही तो तभी कर देना चाहिए था। तो ये तो कहना है कि कोई बात मैं कर दूंगा, आज आऊँगा कल कर दूंगा, लेकिन ये कोई लॉजिक संभव नहीं है, और ये मेरे को लॉजिकली ठीक लगता भी नहीं है। तो आज हमने बात करी। अच्छा आप बताइए, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं? आज भारत की जो अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 5वें स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था है,
तो ये विदेशी शक्तियों को और अपने अंदर देश के अंदर जो विघटनकारी तत्व है उनको रास नहीं आ रही। वे क्यों चाहेंगे कि हमारे पड़ोसियों की अर्थव्यवस्था या वो आत्मनिर्भर हो जाए, क्योंकि उनकी दुकान भारत से चल रही है। भारत एक बहुत विशाल देश है और इसमें उपभोक्ता बहुत है जनसंख्या के हिसाब से, तो वो नहीं चाहते। अभी मैं आपसे एक और सवाल पूछूं कि अभी इसी आंदोलन से जुड़े एक नेता ने कहा, ऑन कैमरा कहा, कि श्री राम मंदिर की वजह से जो मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, ऊंची गई है, हमने उसको नीचे लेके आना है। तो ये किसी किसान से जुड़े हुए नेता का व्यक्तित्व है या किसी एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व है? इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो स्पष्ट है, हो गया जी, उसी के बयानों से ही स्पष्ट होता है कि वे राजनीति से प्रेरित है। और जैसे अभी बताया कि राम मंदिर से क्या मिलेगा, राम मंदिर से भी रोजगार लोगों को बहुत मिलेगा। जैसे कि वहाँ एयरपोर्ट बना है, एयरपोर्ट में भी तो कर्मचारी होंगे, सुरक्षा कर्मी भी होंगे, दूसरे सफाई कर्मी भी होंगे। नहीं, वो तो बात अब जो अगर हम इकोनॉमी की बात करें, और पीछे मैंने अपने एक वीडियो में ये बात विस्तार से बताई थी कि 20 से 25 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा, पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा, जो वहाँ के छोटे मोटे धंधे हैं वो और पनपेंगे, क्योंकि 2 से 3 लाख के करीब यात्री डेली राम मंदिर पे आएंगे, तो उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं वो करेंगे तो उसमें तो वो डेवलपमेंट होगा। हमने यही देखा कि जब गुजरात में सरदार पटेल की जो स्टैचू बनाया, जो विश्व का सबसे ऊंचा है, तो वहाँ उसके आसपास के इलाकों में बड़ी तरक्की हुई, होटल आए, सारा रोजगार बढ़ा। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जब आपके धार्मिक जो आगंतुक हैं, यात्री हैं, 2.5 से 3 लाख डेली आएंगे, तो वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ का जो रहन सहन है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें बहुत फ़ायदा होगा, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। तो आप में से कोई और कोई अपना विचार कुछ जोड़ना चाहता हो? चौधरी बलबीर सिंह। सर बहुत हो गया। अभी ये आंदोलन जो है ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। एक पार्टी की सरकार है वहाँ पे, दिल्ली में भी उसी पार्टी की सरकार है। ये दोनों ही मिलके दिल्ली की शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं और लोगों को दुखी करना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ चौधरी राज सिंह कि जब ये कुछ एक राज्य के या आंशिक रूप से दूसरे कुछ राज्य के कुछ लोग हैं, तो जब ये सब लोग इकट्ठे होकर सरकार पे ये दबाव डाल सकते हैं, तो जो दूसरे किसान हैं, जो इन बातों को समझते हैं, जो बातें आज आप सबने कही, वो क्यों संगठित होकर इनका प्रतिकार क्यों नहीं करते हैं? उनको करना चाहिए जी। सारे देश के किसानों को इनके खिलाफ चलना चाहिए, जो ये कर रहे हैं पंजाब के, तो इनके खिलाफ सारा संघर्ष करना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये तो उल्टा किसानों को मरवा रहे हैं जी। ये तो संगठन तो देश में किसानों के और भी हैं, और भी संगठन है, उनको सबको इकट्ठा होना चाहिए, उनको भी इकट्ठा होना चाहिए, इनके खिलाफ लड़ना चाहिए। अगर कर क्या रहे हैं पंजाब वाले? आपने कुछ कहना? तो आज हमने चर्चा करी और विचार जाने, और मुझे यह कहते हुए अच्छा लगा कि इन सब के विचार अच्छे हैं, देश की प्रगति के साथ हैं, देश के विकास के साथ हैं। ये लोग अच्छा चाहते हैं और इन जैसे बहुसंख्यक लोग भी ऐसा चाहते हैं। तो कुछ लोगों के कहने पे, कुछ लोगों के करने पे देश की प्रगति को रोका नहीं जा सकता, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, किसी एक नए विषय के ऊपर मिलेंगे। और आप सबका धन्यवाद करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये एक आज नया फॉर्मेट था, उससे निकल के एक रूम रिकॉर्डिंग से निकल के आज हम लोग खेत खलियान में आए हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं जानी हैं।
और आशा करते हैं कि आप मुझे इसी तरह से आइंदा भी प्रोत्साहन देते रहेंगे। नमस्कार।